नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, ये कितनी प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार की हम परिभाषा देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि चुंबकीय पदार्थ होते क्या है। चुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो अपना व्यवहार बदल देते हैं, तो उन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और देखिए, इस चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण पढ़ने से पूर्व पदार्थ के अंदर जो चुंबकत्व होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, चुंबकत्व का जो मेन कारण होता है वो होता आवेशों की गति। आवेशों की जो गति होती उसी की वजह से ही चुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है। अब देखिए, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, और उनकी गति के कारण से ही उनमें चुंबकीय व्यवहार क्रिएट होते हैं। चुंबकीय व्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गति ही जिम्मेदार होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय पदार्थों का यहां पर हम वर्गीकरण देखने वाले हैं, वर्गीकरण समझने वाले हैं। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थों को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें से पहला जो पार्ट है वो हमारे पास में है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हमने उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो चुंबकित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पे थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित भी हो जाएंगे। तो उन पदार्थों को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और पदार्थों के इस गुण को प्रति चुंबकत्व कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए कि जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है उनके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में है। Ag चांदी, Au सोना, एंटीमनी कॉपर तांबा, जिंक, NaCl साधारण नमक, H2O पारा, मरकरी जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि प्रति चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्यों क्रिएट होता है। तो देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों में प्रति चुंबकत्व का जो गुण है उसका क्रिएट होने का जो मुख्य कारण है वो है कि इन प्रति चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन सम संख्या में युग्मित अवस्था में रहते हैं। इसको क्लियर कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सम संख्या में होंगे और युग्मित अवस्था में रहेंगे। तो सम संख्या में और युग्मित अवस्था में होते हैं, तो इसी वजह से ही प्रतिचुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है। फिर देखिए, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे के चक्रण के विपरीत होता है, अतः प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसको भी क्लियर करें कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में रहेंगे, जोड़ों के रूप में रहेंगे, और जोड़ों के रूप में रहने के कारण से जो उनका चक्रण है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहेगा, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से
उनका चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा और कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। मैं यहां पर एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक परमाणु है जिसका नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये यहां पर हमने दिखाया है नाभिक, ये हमारे पास में है नाभिक जो कि धनावेशित होता है। यहां पर हमने दो कलर के पथ दिखाए हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में है। एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, तो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से चुंबकीय आघूर्ण क्रिएट होंगे और पहले इलेक्ट्रॉन के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको मैं लिख रहा हूं M1 से, जो कि NiA के रूप में लिखा जाता है। और यहां पर आप ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण से तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो M1 और M2 यहां पर चुंबकीय आघूर्ण होंगे। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। दोनों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल सेम होंगे, तो दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तत्पश्चात इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। और यही बात हमने यहां पर लिखी है कि प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर इनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य है। लेकिन विद्यार्थियों, जब हम इन्हीं परमाणुओं को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहता, बल्कि पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है इसको हम यहां पर समझ लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने डायग्राम रख देता हूं। ये हमारे पास में नाभिक है और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये हमारे पास में है नाभिक। हमने समझने के हिसाब से इन इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमने यहां पर क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया। यहां पर इस डायरेक्शन में हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया। जैसे ये N सिरा है चुंबक का, ये S सिरा है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हैं। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो यहां पर क्रिएट हो जाएगी और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S सिरे की ओर होगी। N से S सिरे की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने यहां पर आपको दिखाई है। ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए, इनकी डायरेक्शन भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करें इसको, कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो थोड़ा सा घट जाता है। उसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है M1, उसका पथ घट गया, बल लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चुंबकीय बल, उसके कारण से उसका पथ घट गया। जबकि जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उसका पथ बढ़ गया, रेड वाले से हमने उसको दिखाया है। तो M2 यहां पर बड़ा है और M1 यहां पर छोटा है। तो बाहर से हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसकी विपरीत दिशा में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसकी डायरेक्शन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। कुल चुंबकीय आघूर्ण यहां पर क्रिएट होगा लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्रिएट होगा। तत्पश्चात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिचुंबकत्व की जो व्याख्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जो दूसरा इसका प्रकार है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए तथा और क्या लिखा गया है कि किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को ही हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। देखिए जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में क्या है, इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाले हमने दो चुंबक लिए हैं और यहां पर हमने ले लिया कोई मैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, ये हमने ले लिया, यहां पर कोई मैग्नेटिक पदार्थ हमारे पास में है। ओके, तो देखिए हमने यहां पर लिया है, ये दिखाया है हमने एक चुंबकीय पदार्थ और इसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। ये हमारे पास में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में रखने पर ये जो पदार्थ हमने यहाँ पर दिखाया है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। तो इस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए, जैसे प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, क्रोमियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है। ये सब कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे अनुचुंबकत्व की व्याख्या, कि अनुचुंबकीय जो गुण होता है, अनुचुंबकत्व का जो गुण क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होती है, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाएं हैं वो पूरी तरह से भरी नहीं रहती, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चक्रण के कारण प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यहां पर बाह्यतम कक्षा के अंदर, जैसे ये हमारे पास में नाभिक है, ओके, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, अब यहां से आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, तो उसके कारण से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट होगा वो किसी एक निश्चित दिशा में होगा। ये हमारे पास में पूरा का पूरा है वो है परमाणु किसी एक डायरेक्शन में एम क्रिएट होने वाला है। ओके, और इस एम के कारण से ही ये जो परमाणु है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ये जो परमाणु है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण से कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने की वजह से कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे ये हमारे पास में कोई चुंबकीय पदार्थ हैं। ओके, अब इसके अंदर मौजूद कुछ परमाणुओं को मैं आपको दिखाता हूं और उनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर हमने ये दिखाया है चुंबकीय पदार्थ और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। एक्चुअल में ये जो पदार्थ हमने दिखाया है ये है अनुचुंबकीय पदार्थ, और ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसके अंदर हमने यहाँ पर बहुत सारे परमाणु दिखाए हैं, और ये जो परमाणु हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस कारण से इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये शून्य होता है।
ये शून्य होता है। क्लियर? यहां पर इसको भी समझ लीजिए, प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति काम करता है। इनको हम कहते हैं परमाणवीय चुंबक। परमाणवीय चुंबक हैं, लेकिन ये जो परमाणवीय चुंबक है ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण से कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो पदार्थ है उसके अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होता है। यहां पर हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, बी अपने अप्लाई ही नहीं किया, तो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। लेकिन यदि हम इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, देखिए आगे देखेंगे, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इसको भी देख लें, समझ लें कि हमारे पास में जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो क्या होगा। ये हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और इस अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर हम परमाणु दिखा देते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है जो कि एन से एस डायरेक्शन में है। ये हमने येलो कलर से दिखाया है, इस डायरेक्शन में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें मौजूद अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर मौजूद ये हमारे पास में है अनुचुंबकीय पदार्थ, और इस अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर मौजूद जितने भी परमाणु होते हैं वो परमाणुवीय चुंबक होते हैं और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये देखिए मैंने प्रत्येक परमाणु के अंदर एरो का निशान दिखाया है जो कि ये बताता है कि प्रत्येक परमाणु है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चुंबकित हो जाते हैं। क्लियर? तो देखो यही बात यहां पर हमने लिखी है कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और पदार्थ अल्प चुंबकित हो जाता है। पदार्थ अल्प चुंबकित हो जाएगा। ओके, तो ये थी अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर तीसरा जो प्रकार है वो है लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, चलिए देखिए कि वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, और पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा जाता है। यदि हम यहां पर ये हमारे पास में जैसे कोई चुंबक है उसका एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, और यहां पर हमने ये कोई पदार्थ ले लिया, इस तरीके से कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली रूप से चुंबकित हो जाता है, तो इन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखें, आयरन या आयरन से बने हुए जितने भी मेटल होते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल में लोहा, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट स्टील है, एल्निको है, ये सब कुछ लोह चुंबकीय पदार्थ के ही उदाहरण हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या। तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ भी, इनके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंदर भी क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होंगे। लेकिन इसका मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर परमाणुवीय चुंबक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? परमाणुवीय चुंबक का निर्माण करेंगे।
और वो परमाणुवीय जो चुंबक है वो एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, और वो जो समूह है उसको हम कहते हैं डोमेन। उसको क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक अचुंबकित लोह चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित परमाणु कुछ जटिल अनोन्य क्रियाओं द्वारा परमाणु चुंबकों के संरेखीय समूह बना लेते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। एक क्षेत्र विशेष के अंदर, इसको भी आप समझिए कि जैसे ये हमारे पास में कोई लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ का हमने एक छोटा सा क्षेत्र यहां पर दिखाया है। इसके अंदर बहुत सारे परमाणु मौजूद हैं। तो देखिए यहां पर इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, और देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणुवीय चुंबक मौजूद होते हैं। लेकिन यदि वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाए तो एक निश्चित क्षेत्र में, एक अल्प क्षेत्र के अंदर, जैसे 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक निश्चित दिशा में होता है। इसके अंदर 10 की घात 18 से 10 की घात 22 तक परमाणु होते हैं। तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होता है, जिसको हम डोमेन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। तो सभी परमाणुओं का चुंबकीय क्षेत्र, डोमेन में मौजूद सभी परमाणुओं का चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होता है। और देखिए इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक डोमेन को हमने इस तरीके से दिखाया है। अब देखिए ऐसे डोमेन पदार्थ के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं, और ये डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। देखो यहां पर हमने इसको लिखा भी है कि प्रत्येक डोमेन में उपस्थित परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होते हैं। परिणाम स्वरूप डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण अत्यधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। इसको भी क्लियर कर लीजिए। ये जैसे हमारे पास में एक, हमने यहां पर देखो यहां पर ये हमने दिखाया है लोह चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, और इसके अंदर हमने बहुत सारे दिखाए हैं। ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन मौजूद हैं। और देखिए इन प्रत्येक डोमेन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डोमेन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है, फिर ये दूसरे डोमेन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरीके से ये हमने अलग अलग डोमेनों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो दिखाए हैं। डोमेन को हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि डोमेन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो ये हमने अलग अलग दिशाओं के अंदर डोमेन को दिखाया है। सॉरी, यहां पर इसको थोड़ा सा दोबारा, इसकी डायरेक्शन, एक डोमेन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निश्चित डायरेक्शन में होता है। क्लियर? इस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति की स्थिति में है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहां पर काम नहीं करता। ओके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहां पर हमने नहीं लगाया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, इस कारण से यहां पर कुल चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण भी कितना रहता है? शून्य रहता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें कोई भी चुंबकत्व मौजूद नहीं रहता। लेकिन जब इसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दें तो देखिए क्या होता है।
कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेनों के घूर्णन के द्वारा ये पदार्थ क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। देखिए कैसे। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर ये हमने लिया है लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ, और इस लोहा चुंबकीय पदार्थ को हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, जिसको हमने येलो लाइन से दिखाया है। लोहा चुंबकीय पदार्थ के अंदर बहुत सारे डोमेन आपको व्हाइट कलर के गोलों के रूप में दिख रहे होंगे। अब देखिए इसमें जो डोमेन थे जो हमने पिछले डायग्राम में दिखाए थे, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, ये जो डोमेन है वो संरेखित हो जाते हैं। डोमेन है वो क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा भी रहा हूं। तो जब किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो डोमेन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पदार्थ है वो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर ये मैंने दिखाया है कुछ डोमेन जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो गए हैं। क्लियर? तो इसी कारण से जो अनुचुंबकत्व का गुण है वो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में, अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में और लोहा चुंबकीय पदार्थ के रूप में, अब हम इनमें तीनों में डिफरेंस यहां पर देखेंगे। तो पहला जो अंतर है वो हम यहां पर देख रहे हैं, अनुचुंबकत्व का कारण क्या है। तो अनुचुंबकत्व उत्पन्न होने का जो मेन कारण है पहले हम प्रतिचुंबकत्व का कारण देखते हैं। चुंबकत्व का कारण, प्रतिचुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में रहते हैं। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें ऐसा होता है। फिर देखें, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण से होता है, जबकि लोहा चुंबकत्व का जो गुण है वो डोमेन के निर्माण की वजह से उत्पन्न होता है। फिर देखिए, यदि हम इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक से कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कम से अधिक की ओर विस्थापित हो जाएगा। और जब लोहा चुंबकीय पदार्थ को हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो कम से अधिक तीव्रता की ओर प्रबलता से विस्थापित होगा। क्लियर? देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है इसको आप देखें, चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इसके अंदर मान कम होता है, इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा होता है, और इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से काफी अधिक होता है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। देखिए जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत कम गुजरती है, और पूर्ण रूप से प्रतिचुंबकीय पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं गुजरती। ठीक है? और अनुचुंबकीय पदार्थों की मैं बात करूं तो निर्वात की तुलना में उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी ज्यादा गुजरती है इस तरीके से, जबकि लोहा चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में काफी ज्यादा गुजरती है, बहुत अधिक गुजरेगी। यही जो स्टेटमेंट है उधर हमने देखा था
और मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर? फिर देखें अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक बहुत कम होती है, तो काई का मान लेस देन 0 होगा। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक और लेकिन बहुत कम, 0 से बड़ी तो होगी लेकिन काफी छोटी होगी। जबकि लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और काफी ज्यादा, एक से काफी बड़ी होगी। क्लियर? देखिए क्या काई की निर्भरता ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए काई की निर्भरता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता। वहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम क्यूरी नीतांक कहते हैं, इसको हम अलग से भी देख लेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति वो परम ताप तथा क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो क्यूरी ताप है इसको हम थोड़ी देर में परिभाषित करेंगे। देखिए क्यूरी ताप एक्चुअल में एक ऐसा ताप होता है जिससे कम ताप पर पदार्थ लोहा चुंबकीय पदार्थ की भांति तथा उससे अधिक ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। क्लियर? अब देखिए आपेक्षिक पारगम्यता यहाँ म्यू आर का मान है वो 1 से छोटा होता है, यहाँ 1 से बड़ा होगा, और यहां पर 1 से काफी बड़ा होगा। इस वाले रिलेशन को भी आप म्यू आर बराबर 1 प्लस काई से समझ सकते हैं। काई की जो वैल्यू है वो हमने पीछे बता ही दी है। फिर हम बात करें यहां पर चुंबकन तीव्रता की, तो देखिए एम एच की विपरीत दिशा में होता है कि चुंबकन की तीव्रता है वो एच के बाह्य चुंबकन क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में होगी। यहां पर एक ही दिशा में होंगे, मान बहुत कम लेकिन एक ही दिशा में। यहां पर एक ही दिशा में मान भी अत्यधिक होगा। जबकि चुंबकीय आघूर्ण है वो भी सिमिलर तरीके से होगा, एम का मान बहुत कम और एच की विपरीत दिशा में होगा। एम का मान बहुत कम लेकिन एच की दिशा में होगा, एम का मान बहुत अधिक और एच की दिशा में होगा। क्लियर? फिर हम बात करेंगे यहां पर क्यूरी के नियम के बारे में। तो देखिए विद्यार्थी, जो क्यूरी का नियम है वो क्या है इसको आप समझ लीजिए। क्यूरी का जो नियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। और क्या कहता है क्यूरी का जो नियम है वो है क्या, इसको एक बार समझ लें कि इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से लिख रहे हैं, तो ये परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लिख रहे हैं सी से। ये जो सी है इसको हम क्यूरी नीतांक कहते हैं। सी क्या कहलाता है? क्यूरी नीतांक कहलाता है। और इस टी को हम परम ताप कहते हैं, टी को परम ताप कहा जाता है। क्लियर? फिर हम बात करेंगे यहां पर क्यूरी वाइस नियम की। तो क्यूरी वाइस नियम को पढ़ने से पूर्व हमें क्यूरी ताप क्या होता है इसको पढ़ना होगा, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है इसको पढ़ना होगा। तो देखिए किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते रहने पर इसके लिए काई का मान घटता रहता है तथा एक निश्चित ताप पर काई का मान है 1 से कम हो जाता है। तो जो पदार्थ है वो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम क्यूरी ताप कहते हैं। इसको हम टीसी से पुट करते हैं और देखिए क्यूरी ताप से टीसी से कम ताप पर
पदार्थ है वो लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में होगा। पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में होगा। और टीसी से अधिक ताप पर यदि आपने टेम्परेचर को इतना बढ़ाया कि जो टेम्परेचर है वो टीसी से ज्यादा हो गया, तो जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में काम करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में काम करेगा। क्लियर? तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप होता है जिससे कम ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ की भांति तथा जिससे अधिक ताप के ऊपर पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, कुछ पदार्थ आपके सामने लेकर चल रहे हैं, उनके लिए क्यूरी ताप आपके सामने रखेंगे। ऐसे मैं बात करूं निकिल, लोहा, कोबाल्ट और गैडोलीनियम, इन पदार्थों के लिए हम क्यूरी ताप देखेंगे। तो निकल का जो क्यूरी ताप होता है वो 631 केल्विन होता है। लोहे के लिए 1043 केल्विन 760 डिग्री होता है, 1394 केल्विन होता है। और गैडोलियम के लिए 317 केल्विन होता है। क्लियर? तो ये था क्यूरी ताप। अब हम बात करेंगे यहां पर क्यूरी वाइस नियम की। तो देखिए क्यूरी वाइस नियम क्या है। ये जो क्यूरी वाइस नियम है ये लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। क्यूरी ताप से ऊपर के तापों पर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति T-TC के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई है वो 1/T-TC के समानुपाती होगी। और यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट यहां पर लगेगा। ये जो टीसी है इसको तो हम कह रहे हैं क्यूरी ताप, और ये जो सी है इसको हम क्यूरी वाइस नियतांक कहते हैं। क्यूरी वाइस नियतांक इसको कहा जाता है। क्लियर? यदि यहां पर हम बात करें काई और टी के बीच में ग्राफ की, तो देखिए जो ग्राफ है वो किस तरीके का हमें प्राप्त होगा। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। इससे कम ताप पर आप यहां पर ध्यान दें कि एक तरफ हमने ले लिया है काई और दूसरी तरफ हमने ले लिया है परम ताप टी। ये हमारे पास में है टीसी। टीसी से कम ताप पर काई होगा ही नहीं। टी और टीसी जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेतुल्य वक्र लेकर लौटेंगे। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।